भारतवर्ष का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं गौरवमयी गाथाओं से परिपूर्ण है। इस सुफला धरती ने न जाने कितनी महान आत्माओं एवं उनकी वंश परंपराओं को जन्म दिया है। यदि आज भारतवर्ष सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान रखता है, तो इसका सारा श्रेय उन महापुरुषों को जाना चाहिए जिन्होंने अपने अपने काल में देश की अछूतता को कायम रखने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आदिकाल से आधुनिक काल तक अनेक झंझावताओं को सहता हुआ भारतवर्ष आज भी एक राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर विद्यमान है, तो सिर्फ इसलिए कि इसका आभार अत्यंत मजबूत है। अनेक गौरवशाली वंशों ने अपने लहू से इसकी नींव के पत्थर जोड़े हैं। इन वंशों में अर्क वंश का नाम भी शामिल है, जिसके कई वीर ने बाह्य आक्रमणकारियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। समय के थपेड़ों के चलते अर्क वंश के इन तमाम वीरों के नाम इतिहास के पन्नों से तो धूमिल हो गए, परंतु उनकी वंश परंपराएं आज भी जीवित हैं। इन वीरों में महाराजा त्रिलोक चंद के वंशज संडीला निर्माता महाराजा सल्लिय सिंह अर्कवंशी, मलिहाबाद निर्माता महाराजा मल्लिय सिंह अर्कवंशी और खागा नगर जिला फतेहपुर के निर्माता महाराजा खड़ग सेन अर्कवंशी के नाम से आज भी स्मरणीय है। यह भारतवर्ष का दुर्भाग्य ही है कि अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले असंख्य वीरों के नाम इतिहास के पन्नों में या तो हैं ही नहीं, या फिर अत्यंत धूमिल हैं। इसका सारा दोष प्राचीन भारतीय मानसिकता को जाता है, जिसके चलते भारत में क्रमवार प्रामाणिक इतिहास लेखक को कभी महत्व नहीं दिया गया। प्राचीन कालीन भारत में जहां धर्म, कला, साहित्य, दर्शन आदि पर असंख्य पुस्तकें लिखी गईं, वहीं प्रामाणिक इतिहास के नाम पर कुछ गिनी चुनी कृतियां ही निर्मित हुई। बौद्ध एवं जैन धर्म के विद्वानों ने अवश्य ही इतिहास लेखन में अपना योगदान दिया, परंतु उन कृतियों का बहुत बड़ा हिस्सा देशी एवं विदेशी धर्मोन्मादियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। मुगलों के आने से पूर्व प्राचीन एवं मध्यकाल में लिखे गए भारतीय ऐतिहासिक वर्णनों में जो प्रमुख कमियां देखने में आती हैं, वह निम्नलिखित हैं। अधिकतर ऐतिहासिक कृतियों भाटों द्वारा विलुप्त की गई हैं। भाट लेखकों ने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने वर्णनों में कई अतिशयोक्तिपूर्ण और मनगढ़ंत बातें लिखी हैं, जिनसे घटनाओं की विश्वसनीयता संदेहास्पद हो जाती है। किसी भी प्राचीन लेखक ने ऐतिहासिक तथ्यों को एक निश्चित कालक्रमानुसार विलुप्त नहीं किया तथा हर ग्रंथ में अलग अलग संवतों का प्रयोग किया गया है। इसके चलते प्राचीन भारतीय इतिहास में तिथियों का लेखा जोखा सही नहीं मिलता है। विभिन्न ऐतिहासिक कृतियों में एक ही पात्र, राजा, रानी इत्यादि के अलग अलग नाम मिलते हैं। इतना ही नहीं, एक ही नाम के कई पात्र भी मिलते हैं। उदाहरणतः भारतीय इतिहास में कम से कम 14 विक्रमादित्यों का उल्लेख मिलता है। भारत में ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं और मिथकों को कुछ इस तरह से गूंथा गया है कि यह स्पष्ट ही नहीं हो पाता कि क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक है। सभी प्राचीन ऐतिहासिक कृतियां किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर लिखी गई प्रतीत होती हैं तथा पूर्वाग्रहों से युक्त हैं, जिससे उन्हें निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। बौद्ध काल के बाद ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा रचित इतिहास द्वेष भावना एवं पाखंड से भरपूर परिलक्षित होता है। उस काल में जिन क्षत्रियों का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, उनको तरह तरह के हथकंडों से पतन की ओर ले जाने की भूमिकाएं बनाई गई तथा प्रभुत्ता की लड़ाई में सत्य को भी दरकिनार कर दिया गया। पूर्वजों में ऐतिहासिक चेतना की कमी की हानि भारतीयों को हर काल में उठानी पड़ी। इस कमी के चलते विदेशियों ने भारतवर्ष को इतिहास विहीन देश की संज्ञा में डाली। इन सब के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में युद्धों और ऐतिहासिक दुर्घटनाओं तथा उनसे संबंधित पात्रों को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि शांतिपूर्वक शासन करने वाले अनेक वंशों व उनके शासकों को इतिहास में अपेक्षित स्थान नहीं दिया गया। यह एक ऐतिहासिक विडंबना है ही
कि 175 वर्षों तक दिल्ली पर राज करने वाले अर्क वंश के शांत एवं समृद्धिपूर्ण सशक्त शासन काल की अपेक्षा महज 30-40 वर्षों के चौहान वंशी शासन काल को इतिहास में अधिक महत्व मिला। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि चौहान काल में कई बड़े युद्ध जैसे तराइन युद्ध हुए थे। भारतीय इतिहास को एक क्रमबद्ध प्रारूप देने का श्रेय अंग्रेज विद्वानों एवं इतिहासकारों को जाता है। उन्हीं के प्रेरणा के चलते ही भारतीयों में भी अपना इतिहास जानने एवं लिखने की उत्सुकता पैदा हुई। लेकिन अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास को भी पूर्णतया त्रुटिहीन नहीं कहा जा सकता। कुछ अंग्रेज लेखकों ने भारतीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनाहीनता का परिचय देते हुए कई ऐसी बातें लिख दी हैं जिनसे नए भ्रम पैदा हो जाते हैं। उदाहरणतया अंग्रेज इतिहासकारों ने आर्यों एवं द्रविड़ों को दो विभिन्न जातियां माना है, जबकि वास्तविकता ये है कि दोनों वर्ग कॉक्साइड नामक मूल जातीय समूह से उत्पन्न हुए हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास आर्यों एवं द्रविड़ों के भेद को भाषा जनित मानते हैं। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार जो जातियां उत्तर भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, संस्कृत व खड़ी बोली, अपभ्रंश, पंजाबी, कश्मीरी आदि का इस्तेमाल करते थे वे आर्य कहलाएं, और जो जातियां दक्षिण भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि का इस्तेमाल करती थी वे द्रविड़। अंग्रेजों द्वारा लिखित वर्णन को पढ़कर यह स्पष्ट हो जाती है कि अंग्रेज भारत के विषय में सब कुछ जानने की इच्छा रखते थे। इसी उत्सुकता में उन्होंने ऐतिहासिक घटनाक्रमों का प्रामाणिक प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया है। यही नहीं, उन्होंने भारतीय समाज के गुत्थियों को सुलझाने की भी कोशिश की है, लेकिन इस प्रयास में वे स्वयं उलझते प्रतीत होते हैं। उनकी ये उलझन भारतीय जातियों की उत्पत्ति से संबंधित लेखों में अधिक दिखाई पड़ती है। कई भारतीय जातियों की उत्पत्ति के विषय में अंग्रेज लेखकों ने विरोधाभासी एवं भ्रमपूर्ण बातें लिखी हैं। जिन भारतीय जातियों की उत्पत्ति के विषय में कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, उन्हें अंग्रेजों ने संभावनाओं के आधार पर आदिम जातियों से जोड़ दिया है। अंग्रेजों ने कई राजपूत जातियों जैसे मझौली के बिसैन, बैसवाड़ा के बैस, अवध के गर्गवंशी, रैकवारों, राजकुमार इत्यादि को भरों से उत्पन्न बताया है। संयुक्त प्रांत आगरा, अवध, फैजाबाद, ग्रेटियर पृष्ठ 148 पर लिखता है, Many of the modern Rajput clans of Eastern Oudh are none other than the descendants of Bhar themselves. अनुवाद: पूर्वी अवध की अधिकतर नौ राजपूत जातियों भरों से ही उत्पन्न हुई हैं। प्राचीन क्षत्रिय जातियों के विषय में ऐसे भ्रम अधिक मिलते हैं। उदाहरणतया कहीं पर चंदेलों को गोंड जाति से उत्पन्न बताया गया, कहीं पर राष्ट्रकूटों और राठौड़ों को भीलों की संतान बनाया गया, तो कहीं बघेलों वघेला की उत्पत्ति बहेलिया व्याध जात से बताई गई है। प्राचीन क्षत्रिय वंशों के इतिहास लोप के कारण ही अंग्रेजों ने अपने लेखों में भ्रामक बातें लिखी हैं। क्षत्रियों के अलावा बिखरे इतिहास वाली कई जातियां जैसे अहीर, लोधी, कलवार, गुर्जर, बरई, काछी इत्यादि को भी अंग्रेजों ने आदिम जातियों से उत्पन्न बताया है। इसके अलावा अंग्रेज लेखकों ने कुर्मी जात को भारतवर्ष की असली शूद्र जात बताया है। यदि विस्तृत दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी भारतीय जातियों के तार कहीं न कहीं सचमुच ही आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी एक ही मूल रूप से उत्पन्न हुए हैं। परंतु समय के साथ जैसे जैसे प्रत्येक जाति की एक स्वतंत्र पहचान स्थापित होती चली गई, वैसे ही जातियों को जोड़ने वाले तार भी उलझते चले गए। वर्तमान में ये तार जटिलता से उलझते हुए हैं कि आज कोई भी भारतीय जाति पूर्ण विश्वास से अपनी उत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं बता सकती। अंग्रेजों ने इन तारों को सुलझाने का प्रयास तो अवश्य किया, परंतु उनके ये प्रयास प्रमाणों पर कम तथा संभावनाओं पर अधिक आधारित थे। अतएव वे इन तारों को और अधिक उलझाकर चले गए। अतः भारतीय जातियों की उत्पत्ति से संबंधित अंग्रेजी विचारों को पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता, परंतु हम अंग्रेजों को अधिक दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो सब तो विदेशी थे तथा भारतीय विषय के में उनका ज्ञान सीमित
सीमित था। जब हमारे अपने ही पूर्वजों ने वास्तविक एवं प्रामाणिक इतिहास लेखन को कभी कोई महत्व नहीं दिया, तो विदेशियों से अधिक अपेक्षा रखना उचित नहीं। अर्कवंशी क्षत्रियों से संबंधित जितने भी ब्रिटिश कालीन उल्लेख मिलते हैं, उनमें अर्कवंशियों को अर्क नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जिस समय ये अंग्रेजी लेख लिखे गए, उस समय तक अर्कवंशी क्षत्रियों को सत्तायुक्त हुए सैकड़ों वर्ष बीत चुके थे तथा गरीबी एवं अशिक्षा के कारण वे अत्यधिक कमजोर हो चुके थे। इतना ही नहीं, अज्ञानता के कारण उनका अपना इतिहास बोध भी लुप्त हो चुका था। अतएव अंग्रेजों ने दूसरी जातियों के बयान के आधार पर जो कुछ सुविधाजनक लगा उनके बारे में वह लिख दिया, परंतु सत्य को लाख आवरणों में भी छिपाया नहीं जा सकता। सभी उपलब्ध उल्लेख एक मत से यह सिद्ध करते हैं कि अर्कवंश एक प्राचीन वीर क्षत्रिय वंश रहा है। इसके पूर्वजों ने अनेक राज्यों की स्थापना की और कई नगरों को बसाया। कहीं भी यह लिखा नहीं मिलता कि इस जाति ने दूसरों से डरकर अपने अधिकार छोड़ दिए। सभी उल्लेख यही संकेत देते हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए इन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनके किसी भी राज्य पर, चाहे वो संडीला हो, मलिहाबाद हो, अया हो, पड़री हो, सार सलेमपुर हो या खागा, बाहरी लोग तभी कब्जा कर पाए जब अर्कवंशियों के लहू से पूरी धरती नहा गई। अधिकतर अर्कवंशी शासक धोखे एवं गद्दारी की वजह से ही पराजित हुए। ये सभी बातें अनेक ग्रंथों में एवं लेखों में बिखरी पड़ी हैं। जब कई छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर एक विस्तृत रूप दिया जाता है, तब यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि अर्कवंश सदैव ही वीर एवं स्वाभिमानी व्यक्तियों से भरपूर रहा है तथा इनके क्षत्रित्व में कभी कोई कमी नहीं रही। भारत में ऐतिहासिक चेतना का सदैव से ही अभाव रहा है, इसलिए यहाँ इतिहास संकलित करना आसान कार्य नहीं है। अर्कवंश के इतिहास संकलन में भी अनेक कठिनाइयां सामने आई हैं। ऐसा संभव है कि इस वीर वंश से संबंधित कुछ पहलू अनछुए रह गए हों। भविष्य में होने वाले शोधों से अतीत के गर्भ में छिपे अनछुए पहलुओं का भी खुलासा हो सकेगा। सभी बुद्धिजीवी भाइयों से अनुरोध है कि वे भी अपने अपने स्तर पर खोज जारी रखते हुए अपने अनुभवों से अवगत कराते रहें। सभी अर्कवंशी क्षत्रिय भाइयों को यह ज्ञात होना चाहिए कि इतिहास उसी का सशक्त होता है जिसके पास कलम की शक्ति होती है। अर्कवंशियों को अपने समाज के महापुरुषों के नाम पर पड़ी धूल स्वयं हटानी होगी। उन्हें अपने महापुरुषों की ऐतिहासिक धरोहरों को सही ढंग से संजोने का प्रयास करना होगा और अपने वीर पूर्वजों की गाथाओं को जन जन तक पहुंचाना होगा। है समय नदी की बाढ़ कि जिसपे सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय पर चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अपने सभी दोस्तों तक अपने अर्कवंश क्षत्रियों के इतिहास को पहुंचाएं तथा अपने अर्कवंश क्षत्रिय के इतिहास के बारे में सभी को जानकारी दें। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग अपनी एकता के साथ आगे बढ़ें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय अर्कवंश, जय क्षत्रिय समाज, जय श्री राम।